Hello guys, welcome back to online learning प्लेटफॉर्म ऑफ एविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा और हम लोग आरआरबी के लिए प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, राइट। आरआरबी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी जैसे कि हर वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं और ये सवाल आपको पीडीएफ के फाइल में पीडीएफ फाइल के तौर पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करके सॉल्व करने की पहले कोशिश कर सकते हैं एंड देन वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं सॉल्यूशन देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। कह रहा है कि इन अ विलेज टू कंटेस्टेंट ए एंड बी, तो कंटेस्टेंट है, दो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, राइट, आर कंटेस्टिंग इन अ इलेक्शन, एक इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, दो कंटेस्टेंट हैं। ओके, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें से 70% लोगों ने क्या किया, वोट दिया है। फाइन, कास्ट देयर वोट्स एंड देन vote in the election and A wins the election by 400 votes। A 400 वोट से उस इलेक्शन को जीत जाता है, राइट। मतलब क्या है कि क्वेश्चन को समझिए आराम से, यहाँ तक की बात को समझिए, यहाँ तक की बात को समझिए। कह रहे कि एक इलेक्शन हो रही है ए एंड बी में, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो जो भी टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे, जितने भी वोटर लिस्ट पे जितने लोगों का नाम आया था वो 100% थे, ठीक है, इतने लोग वोट दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से 70% लोगों ने ही वोट दिया, 70% लोगों ने ही वोट दिया है। एंड ए विंस द इलेक्शन बाय 400 वोट्स। मतलब अब 70% में ही बात करें तो ए और बी दो पर्सन है, ए एंड बी, तो इसको 400 वोट ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर ये x है तो दिस इज x प्लस 400 वोट्स, इस तरीके से, मतलब 400 वोट ज़्यादा मिलता है और ये जीत जाता है। यहाँ तक का सेंटेंस का मतलब यही निकला। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इफ A had received 12.5% लेस वोट्स, अगर A को 12.5% वोट कम मिलता, यहाँ पे ये कह रहा है A के बारे में कि if A had received 12.5% less votes, A's vote would have been equal to B's vote। मतलब अगर A को 12.5% वोट कम मिलता तो A का जो वोट है B के बराबर हो जाता। समझो क्या कह रहा हूँ मैं। अगर इसको 12.5% कम किया जाए ना, 12.5% अगर इसको कम किया जाए तो A और B बराबर हो जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूँ, इसकी बात का मतलब ये समझो, हमें पूछा है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 12.5% कम करता हूँ तो क्या बोलता है कि A और B का वोट बराबर हो जाएगा। मतलब मैं बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसमें से अगर मैं 200 वोट इसको दे दूँ तो क्या ये बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 200 वोट कम करके इसको दे देता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ आ गई कि 12.5% जो वैल्यू है A का वो कितना है, 200 वोट है। मतलब 200 वोट गया तो 12.5% कम हो गया। यानी कि मैं डायरेक्टली ये बात को कह रहा हूँ कि 12.5% जो था, यानी कि 12.5%, एंड दैट इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 200 वोट्स। तो मेरे को बताओ कि 1 की वैल्यू अगर 200 है, 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर 1600। मतलब क्या हुआ कि A को कितना वोट्स मिला था, तो डायरेक्टली पता चलता है कि सर 1600 वोट मिला था
और B को 400 कम मिला था ना, इसको 400 ज़्यादा मिला था, तो इस B का वोट कितना होगा, तो सर 1200 हो जाएगा। यानी कि मुझे टोटल वैल्यू पता चल रहा है कि A प्लस B 2800 है, तो 70% का मतलब हो गया 2800। मैंने क्या किया समझ में आया आपको? क्वेश्चन में बोल रहा था कि इफ A had received 12.5% less votes, A's vote would have been equal to B's vote। तो अगर इसका 12.5% कम करूंगा तो वो A और B बराबर हो जाएगा। तो कम करूंगा बराबर हो जाएगा कहने का मतलब है कि 400 में 200 उसको दे दो, तो x प्लस 200 यहाँ पे हो गया, x प्लस 200 यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12.5% कम किया मतलब कितना कम हुआ, तो 200 कम हुआ। तो 12.5% का मतलब हो गया 200, तो 1 का मतलब है 200, तो 8 का मतलब 16। तो इसका मतलब A को जो वोट मिली थी वो 1600 वोट मिली थी और B को 400 कम वोट मिल रहा था, तो 1600 में 400 कम किया तो 1200, और दोनों को जब ऐड कर दिया तो 2800 हो गया 70% की वैल्यू। अब मुझे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताइए, तो 70 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है 40 400 एंड 0, यानी कि 4000 टोटल 1000, मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये सवाल, देखो स्टेटमेंट सिर्फ डिकोड किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, स्टेटमेंट डिकोड किया है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पढ़िएगा क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मिल्क एंड वाटर इन द वेसल हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। एक कंटेनर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, 3:1 के रेशियो में है। 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। इसमें से क्या हुआ कि 32 लीटर हमने निकाल दिया एंड रिप्लेस्ड कंप्लीटली विथ मिल्क। मतलब हमने जब निकाला तो मिक्सचर निकाला और उसके बाद क्या किया कि इसके अंदर हमने डाला क्या, तो 32 लीटर मिल्क डाल दिया, कंप्लीटली प्योर मिल्क डाल दिया एंड रिप्लेस्ड कंप्लीटली विथ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:1। जब ये चेंजेस किया तो रेशियो बन गया 4:1। तो बोल रहा है कि what will be the quantity of water left in the mixture if 10 liter of the mixture is again taken out from the vessel। वाटर कितना बचेगा उसमें, अगर 10 लीटर इसमें इसके बाद भी 10 लीटर अगर निकाला जाए तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये है। अच्छा देखिए, सिंपल सा पॉइंट है, मैं जो आपसे कहूँगा, मेरे को बताओ कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था। तो मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:1, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 4 होता है, टोटल होता है 4। अच्छा, टोटल 4 यूनिट की वैल्यू अगर हम बोले तो हमें नहीं पता है, अगर पता चल जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि 32 लीटर जब निकालेंगे हम तो 3:1 के रेशियो में ही तो निकलेगा। मतलब मिल्क और वाटर कितना निकलेगा, तो हम कहते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24 मिल्क निकलेगा और 8 1 जा 8 वाटर निकलेगा। यानी कि 32 में मिल्क निकला 24, वाटर निकला 8। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं कि 3x जो मिल्क था उसमें से 24 मिल्क निकला डिवाइडेड बाय 1x जो वाटर था उसमें से 8 लीटर वाटर निकला। ये जो हमने कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पे रख के भी कर सकते थे आप, बट मैंने यहीं पे कैलकुलेशन कर दिया कि टोटल होता है 4 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आती है, तो 3:1 के रेशियो में मैंने इसको रख दिया। यानी कि 24 लीटर यहाँ से निकलेगा, 8 लीटर यहाँ से निकलेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, तो 32 लीटर मिल्क ऐड कर दे रहे थे, 32 लीटर मिल्क ऐड कर रहे थे, तो रेशियो बन रहा था 4:1। अब ये कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। ओके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कहते हैं कि 24 और 32 दैट इज +8, 3x + 8 इज इक्वल टू 4x - 32। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 3x + 8 इज इक्वल टू 4x - 32। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर जाएगा तो बन जाएगा x और ये इधर आएगा तो बन जाएगा 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू आ गई 40 है ना। ये इधर गया 3x तो x बचा और ये इधर आया तो 40, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो 3x एंड 1x और x की वैल्यू 40, तो कहते हैं कि 3x 1x मतलब 4x और 4x मतलब हो गया 4 × 40, 4 × 40 दैट इज 160 लीटर था। लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि अगर 10 लीटर निकाल दूंगा, अगर इसके बाद भी 10 लीटर निकालेंगे तो बताओ कि वाटर की क्वांटिटी क्या बनेगी। तो जो रेशियो बन रहा था वो 4:1 बन रहा था। ये चेंज करने के बाद रेशियो कितनी बन रही थी, 4:1। तो अभी अगर मिल्क और वाटर की बात करी जाए तो इतना होगा 4:1। 160 लीटर में 4:1 मिल्क और ये वाटर इतना होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 लीटर निकालने के बाद है ना, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट। तो 10 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 150 बचेगा भाई। अब 150 में वाटर है 1/5, वाटर है 1/5, तो 30 आएगा आंसर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस एक इक्वेशन ये सॉल्व करना था, ये हमने आपको समझाने के लिए इतना ड्रॉ किया है। टोटल क्वांटिटी आया 160, क्यों, क्योंकि 32 भी निकाला, 32 फिर ऐड कर दिया तो टोटल क्वांटिटी उतना ही रह गया। लेकिन मिल्क सिर्फ ऐड किया था इसलिए रेशियो चेंज हो गया था 4:1। तो मैं कहता हूँ कि वाटर का पार्ट है 1/5, तो इसमें से 10 लीटर हम पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो बचेगा 150। 150 में 1/5 वाटर है, दैट इज 30 लीटर वाटर होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ 5 चार्जेस, फिक्स चार्जेस, नॉट 5, फिक्स चार्जेस, ठीक है, एक फिक्स चार्ज है एंड द एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर ऐड किया जाता है। कुछ एक फिक्स चार्ज है कुछ डिस्टेंस के लिए। ओके, पहले ये पढ़ते हैं, द फिक्स चार्ज आर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक के लिए फिक्स चार्ज है। उसके बाद कहता है कि एडिशनल चार्ज आर एप्लीकेबल पर किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद एडिशनल चार्जेस है, ठीक है। द चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का चार्ज है 350 रुपए और 25 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज है 800 रुपए। तो पूछ रहा है कि द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर कितना होगा। पहले 5 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं कि 5 किलोमीटर, स्टार्टिंग का 5 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो हर बार सेम ही होगा ना, सेम होगा। लेकिन ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में हम कितना जा रहे हैं, 10 किलोमीटर। तो हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर की चार्ज, स्टार्टिंग की 5 किलोमीटर की चार्ज को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से x रुपीज़। तो x रुपीज़ है स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर का चार्ज। उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो नेक्स्ट 5 का चार्ज लगेगा, तो हम कहते हैं नेक्स्ट 5 का चार्ज को हम y मान लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 350। समझो कि क्या किया मैंने, x किसको माना है, x हमने माना है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर, स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर उसका चार्ज कितना है, तो x रुपीज़ है।
x रुपीज़ है। उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर चलोगे, तो 10 किलोमीटर के लिए देखा जाए तो 5 किलोमीटर चला मैंने, और उसकी चार्ज है y रुपीज़ पर किलोमीटर, तो टोटल चार्ज हो गया 350। ये एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं कि हम 25 किलोमीटर गए थे, तो हम कह रहे हैं स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर का तो चार्ज तो वही रहेगा, 5 माइनस हो गया तो 20 इंटू वाई, नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा चला टोटल हो गया 800। तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 5y एंड दिस इज 20y, ठीक है। अब इसको हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो x कैंसिल आउट, 5y एंड 20y माइनस 15y, और ये कितना हो जाएगा 500 में 50 कम तो 450। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 30 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अब x की भी वैल्यू पता कर लेते हैं हम। तो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू देखो, हमें पूछा है कि 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना डिस्टेंस, कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो मेरे को 30 रुपये पर किलोमीटर आ गया 5 किलोमीटर के बाद। 5 किलोमीटर का कितना प्राइस था, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू रखते हैं। 30 इंटू 5 इज 150, 150 जाके इधर माइनस होगा, 150 इधर जाके माइनस होगा, तो 150 माइनस करेंगे तो 200, यानी कि x की वैल्यू आ गई 200। तो बताओ भाई 30 किलोमीटर, तो मैं कहता हूँ कि 30 किलोमीटर जाना है ना, तो स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर का 200 तो लगेगा ही लगेगा, और आखिरी के 25 किलोमीटर जो रह जाएंगे, 30 में से 25 के किलोमीटर के रह जाएंगे, उसका 30 रुपये करके लगेगा। तो 750 रुपये प्लस 200 रुपये, टोटल 900 रुपये, 950 रुपये लगेंगे आपको। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी हमारी आंसर हो जाएगी। x और y क्या लिया ये समझ में आया। x को मैंने लिया स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर का चार्ज, ठीक है, और y लिया मैंने पर किलोमीटर का चार्ज जो 5 किलोमीटर के बाद लगेगी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया और आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लेकर आ गए हैं। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल है, बस आपको एक बार करना है, अच्छे से समझ के करना है, ताकि इस तरीके का सवाल दोबारा आपको कहीं दिख जाए तो आप उस चीज को कर ले। क्या कहता है इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम, एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट दिस इज ऑफ वाइट कलर। अच्छा इसको छोटा कर ले क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि हम अच्छा आराम से सॉल्व कर पाए। ओके, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर हुआ क्या ये, ओके दिस इज स्क्वायर फील्ड। अब कहता है कि इन अ स्क्वायर फील्ड 30 मीटर ईच साइड, हर एक साइड 30-30 मीटर का है, हर एक साइड कितने का है, तो 30-30 मीटर का है। 4 cows are grazing the field as they are tied at each of the 4 corners। 4 गाय बांधी गई है ना, काव बांधा गया है, हर एक कॉर्नर पे एक एक गाय बांधी गई है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक एक गाय बांधी गई है। ओके, तो कहता है कि विद अ 14 मीटर लॉन्ग रोप, जो गाय बांधी गई है ना उसकी रस्सी की लंबाई बता रहा है 14 मीटर है। मतलब यहाँ से ये 14 मीटर होगा और यहाँ से ये भी 14 मीटर होगा, बीच का 2 मीटर गैप होगा, मतलब 14 मीटर यहाँ से होगा और यहाँ से, मतलब अब फिर बोल रहा है व्हाट इज द अनगेज्ड एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, 14 मीटर यहाँ से ये यहाँ तक हो सकता है और ये यहाँ से यहाँ तक होगा, बीच में 2 मीटर का गैप होगा। तो बोल रहा है कि जो अनगेज्ड एरिया है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर 14 मीटर का वायर बांधा गया है, रस्सी बांधा गया है, तो 14 मीटर के रेडियस में वो इस फील्ड को ऐसे करके चर लेगा, है ना, ऐसे करके। यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसे चरेगा, ऐसे गेज करेगा, मतलब है ना, हाँ। और इधर से ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे करेगा और इधर से ये करेगा तो ये ऐसे करेगा। इस तरीके से ये सारे फील्ड जो है, ये सारे जो एरिया हैं जहाँ पे घास थी, यहाँ पे गाय चर गया, सॉरी इसको हटा देते हैं, यहाँ की एरिया बाकी है, इसको चर नहीं पाया। देखो यहाँ की ग्रास है, बाकी की ग्रास को क्या हुआ कि गाय लगाई गई थी, गाय बांधी गई थी, तो गाय उस एरिया को
चढ़ चुका है। तो बोल रहा है कि इस एरिया का वैल्यू बताइए कितना आने वाला है, इस एरिया की वैल्यू बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपकी जो रस्सी थी वो 14 मीटर की थी, है ना। आपकी जो रस्सी थी वो कितने की थी, 14 मीटर की थी। तो 14 मीटर इधर, 14 मीटर इधर। तो रेडियस अगर देखा जाए तो मतलब ये देखा जाए तो एक सर्कल होगा, सर्कल का भी 1/4 पार्ट है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। ये अगर देखा जाए तो 25% ऑफ अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज ऑल्सो 25। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो एक सर्कल बनता है ना। अगर ये पार्ट को अगर मैं निकाल कर एक साथ रख दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 14। तो सर्कल का एरिया क्या कहता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। इतना एरिया कवर कर गया, 14 इंटू 2 इज 28, 2 टाइम्स इज 56, कैरी 5 एंड 616 मीटर स्क्वायर एरिया जो है। ये जो एरिया आया मतलब किसका, मैं कह रहा हूँ ये जो एरिया आया ये टोटल एरिया कितना आया, तो 616 आया। ये टोटल एरिया कितना आया, 616 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने यहाँ करके रखा है, इसकी एरिया बतानी है। तो मैं कहता हूँ कि स्क्वायर का एरिया कितना है, तो 30 का स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड की एरिया दैट इज 30 का स्क्वायर दैट इज 900। तो 900 मीटर स्क्वायर। तो जो ग्रीन वाला पार्ट रह गया ना वो क्या होगा, 900 में 616 माइनस कर देंगे आप, सिंपल सा सवाल था। 300 और 284 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा 284। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये समझना था, एक बार आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। बस यही था यहाँ पे एक। चलिए एक सवाल और आया हमारे पास, इस सवाल को भी हम लोग डील करेंगे। कह रहा है कि ए एंड बी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹54,000। ए और बी एक काम लेता है जिसका वैल्यू है 54,000। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 10 डेज। ए जो है अकेले उस काम को 10 दिन में कर देता है। फाइन, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। दे वर्क टुगेदर मतलब आप देखो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज बी वर्क्स अलोन फॉर 3 डेज एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days. What is the share of B in the earning? ओके देखो अब ये काम है, मैं कह रहा हूं कि ये ना टोटल काम है। अब ये काम कर कैसे रहे हैं ये लोग, तो कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज मतलब ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन काम करने के बाद कहता है कि आफ्टर 3 डेज बी वर्क अलोन फॉर 3 डेज। बी अकेले 3 दिन और काम करता है। उसके बाद ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days। फिर ए अकेले 3 दिन में 3 दिन में काम को खत्म कर देता है। इस तरीके से काम हो रहा है। तो मुझे बताना है कि 54,000 में बी को कितना मिलेगा और ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर देता है। तो देखो इस बात से अगर मैं कहूं कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर देता है तो कोई काम होता कितना है, कोई काम कितना होता है, तो हम कहते हैं कि कोई भी काम होता है ना वो 100% होता है। 100% पूरा करना है तो 100%। अब ए अगर 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में 10% करता होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन। देखो कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं ये एक पॉइंट ये कह रहा हूं कि 10 दिन में अगर काम किसी काम को खत्म करता है तो एक दिन में 10% करता होगा, तभी वो 10 दिन में 100% काम खत्म कर देता होगा। तो बताओ कि ए की बात करी जाए, ए कितना दिन काम किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन काम किया। तो ए ने यहाँ पे 3 दिन काम किया और ए आखिरी में 3 दिन और काम करता है, तो ए 6 दिन काम करता है। तो 6 दिन काम करता है मतलब 60% काम तो वही किया होगा। अगर 10 दिन में 100% काम करता है, इस बात को समझो कि 10 दिनों में पूरी काम को खत्म कर दे रहा है मतलब 100%। तो एक दिन में वो 10% करेगा, सिंपल सी बात।
तो ए यहाँ पे 3 दिन काम कर रहा है, बी ए यहाँ पे 3 दिन और काम कर रहा है, यानी कि 6 दिन काम कर रहा है। 6 दिन में वो 60% काम कर देगा। तो यानी कि बी जो है वो बी रिमेनिंग काम कर रहा है 40%, यानी कि बी की बात करें तो वो 40% ऑफ द वर्क करता है। सिंपल। तो 40% ऑफ द वर्क करता है, तो 40% उसको मिलेगा 54,000 में 40% ही मिलेगा। 40% मतलब कितना होता है? 40% मतलब होता है 2/5, मतलब 54,000 का 2/5 काट दो, दैट इज 10800, 10,800 का 2 बार तो 20,000, 21,600, 21,600 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई मतलब क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि गंभीर है, क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है या फिर घुमा रहा है, बस आपको समझना था ये कि कोई भी काम जो होती है ना वो 100% होती है। तो 100% में 10 दिन में काम ख़त्म करता है, इसका मतलब वो एक दिन में 10% करता है। तो इसी तरीके से ए ने यहाँ 3 दिन काम किया, ए ने यहाँ 3 दिन काम किया, यानी कि 6 दिन में वो 60% काम किया। तो बी ने 40% काम किया, तो बी को शेयर कितना मिलेगा? टोटल 54,000 है। तो जो जितना परसेंट करेगा या जो जितना फ्रैक्शन ऑफ काम करेगा, है ना, उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और ऐसे और भी मज़ेदार क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या और किया जा सकता है आपके लिए, और फिर हम लोग उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, टेक केयर, बाय।